हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है वो हमारा है पीजीटी एग्ज़ाम 2005। पीजीटी एग्ज़ाम 2005 की बात करें तो इससे पहले हम 2004 और 2003 कर चुके हैं, यानी 2003 से आपका पीजीटी एग्ज़ाम होना स्टार्ट हुआ है। हम क्या करेंगे, जहाँ से और जहाँ तक अब तक एग्ज़ाम हो चुके हैं सारे अपने सब्जेक्ट के यानी होम साइंस के एग्ज़ामों को वीडियो के माध्यम से करा देंगे। इससे होगा क्या कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आप तो एक तो लेवल निश्चित होता है, दूसरा आपका क्या होता है कि उनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही आते हैं, यानी रिपीटेशन होती है। तो वो रिपीटेशन आपके लिए क्या हो, फ़ायदेमंद हो, यानी आप उसमें अच्छे से गेन कर सकें, क्योंकि चाहे ऐसे ही क्वेश्चन उठाकर पूछ लिए जाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और शुरू करते हैं। प्रवक्ता चयन परीक्षा 2005 गृह विज्ञान। चलिए आवश्यक निर्देश बस इतना याद रखिए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ब्लैक या ब्लू पेन ही लेकर जाएंगे जब भी पेपर होगा तब। चलिए पहला देखते हैं, शीशा बनता है तो शीशा आपका किससे बनता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे शीशे की बात करें तो शीशा बालू सिल्का व आपका है लाइमस्टोन से बनता है। जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा डी। नेक्स्ट चलते हैं, बच्चों के स्कूली वस्त्र के लिए निम्न में से किस गुण पर ध्यान दिया जाता है। तो उपयुक्त सभी पर ध्यान दिया जाता है। पक्का रंग हो, आपका संद्रंध हो, अवशोषकता हो, उपयुक्त सभी। आपको बता दें ये सभी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़ी है। टेलीग्राम की जो लिंक है वो हम हर बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हैं, तो आप किसी भी वीडियो में जाकर उसकी लिंक ले सकते हैं। ठीक है, बच्चों के कपड़ों की बात की जाए तो इनके रंग पक्के होने चाहिए और सूती कपड़ा होना चाहिए, ये जरूर याद रखना है। कपड़ा ऊर्जा या तथा धूप का अवशोषक हो तथा शरीर पर तीव्र गर्मी का एहसास ना हो। और कपड़ा साफ हो और आपको कपड़ा कैसा हो कि बच्चे के अनुकूल हो। चलिए निम्न में से न्याय दर्श की कौन सी विधि सरल व व्यवहारिक है। तो वो विधि है आपकी व्यवस्थित देव निर्देशन विधि। चलिए देखते हैं, समग्र में कुछ निश्चित मानकों के आधार पर क्या करना होता है, चुनाव करना ही निर्देशन यानी सैंपलिंग कहलाता है। व्यवस्थित देव निर्देशन न्यायाधीश की सबसे सरल व व्यवहारिक विधि है। नेक्स्ट चलते हैं, गृह विज्ञान प्रसार का उद्देश्य है। तो आपका प्रसार का उद्देश्य क्या है, महिलाओं में आत्मनिर्भरता के गुण विकास करना, परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना सही है, महिलाओं के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लाना, तो उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रौढ़ शिक्षा लोगों के लिए लाभकारी है क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका वे अपने को अधिक समृद्ध बना सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप देखते चलिए। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है हमारा 11 जुलाई को। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है और आपका 5 सितंबर आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि क्या मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, पोस्टर होते हैं तो आपके जो पोस्टर होते हैं वो क्या है, आपके दृश्य साधन है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात की जाए श्रव्य और दृश्य की, तो श्रव्य और दृश्य साधन वो साधन होते हैं जिसमें देखने के साथ साथ आवाज़ भी आती है। ठीक है, तो पोस्टर आपके कैसे साधन है, दृश्य साधन, केवल देख सकते हैं, बोल बोल उनमें से आवाज़ नहीं आती। व्यक्तिगत संपर्क विधि है तो आपकी वो हमारी होती है, इसमें से जो पूछा जा रहा है कि कौन सी विधि है व्यक्तिगत संपर्क विधि, तो वो हमारी है प्रसार शिक्षा। अगर ब्रेल विधि से, तो ब्रेल विधि से कौन पढ़ते हैं, अंधे पढ़ सकते हैं। अगर ब्रेल लिपि की बात करें तो लुइस ब्रेल ने क्या करा था, इस लिपि को दिया था। अगर ब्रेल लिपि डे मनाया जाता है तो कौन से दिन, तो वो हमारा 4 जनवरी को ब्रेल लिपि डे मनाया जाता है। इसमें अगर बात करें तो ये क्या करती है, 6 डॉटों पर आधारित होती है, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये विधि कितने मतलब बिंदुओं पर आधारित होती है, तो 6 इसमें डॉट होते हैं, उन्हीं के माध्यम से आपका 52 आई थिंक 52 की श्रृंखला होती है, कुछ अल्फ़ाबेट होते हैं ब्रेल लिपि के, उन्हें पढ़ा जाता है डॉटों के माध्यम से। ऐसे डॉट का मतलब होता है उभरे हुए अक्षर होते हैं, जिससे कि अंधे लोग इस तरह हाथ से स्पर्श करके उसे पता कर लेते हैं कि ए है, इस तरह होगा। और इस तरह वो स्पर्श करेंगे हाथों से तो क्या होगा कि उन्हें पता पड़ जाता है कि ये सेफ कैसा है, ए है, जो कि उन्हें सेफ याद करा दिए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, गृह विज्ञान
प्रसार शिक्षा के अंतर्गत निम्न विषय आता है, तो आपको बताना है कि कौन सा विषय आता है प्रसार शिक्षा के अंतर्गत। तो वो हमारा आ जाता है आपका आहार एवं पोषण। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर है कि नहीं है, तो वो हमारा है आर्थिक विकास। चिकित्सा सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा और संक्रामक रोग, ये सभी क्या है, इसके कार्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है श्रव्य दृश्य साधन है, तो इसमें क्या होना चाहिए, दिखना भी चाहिए, आवाज भी आनी चाहिए। तो आपका दूरदर्शन क्या है, आपका श्रव्य दृश्य साधन है। प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 7। धन कैसा साधन है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है अमानवीय। ठीक है, मानवीय साधन वो होते हैं जैसे मूल्य हुआ, किसी का कौशल हुआ, जो व्यक्ति के अंदर से होते हैं। अमानवीय साधन ये होते हैं जिन्हें वो बाहर से अर्जित करता है। उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है, तो आपका क्या अनिवार्य है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सौंदर्य बोध। लंबा दिखने के लिए तो क्या करना चाहिए, लंबा दिखने के लिए तो धारीदार डिजाइन के वस्तु उपयुक्त होते हैं लंबा दिखने के लिए। अगर लंबाई को कम करना होता है तो क्या हो, बड़े बड़े फूलों के बड़े डिजाइन वाले प्रिंट उपयुक्त होते हैं। ठीक है, जिनसे आपकी क्या होगी, लंबाई दुबक जाएगी। और अगर आप लंबे हैं, पतले हैं, तो आपको बड़े डिजाइन वाले प्रिंट पहनने चाहिए। आपका कोडिंग के द्वारा, तो यहाँ पे क्या हो, रेशों को साफ किया जाता है। ये इस बार आया था कि कार्डिंग क्या करता है, तो कार्डिंग क्या करता है, आपके रेशों को साफ करता है, या कार्डिंग के द्वारा रेशे साफ किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ड्राफ्टिंग के द्वारा। तो ड्राफ्टिंग के द्वारा क्या है, नाप के अनुसार कागज पर परिधान का चित्र बनाया जाता है। निम्नलिखित किस प्रक्रिया के अंतर्गत भेड़ के बाल काटे जाते हैं, तो आपकी जो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत काटे जाते हैं, तो शेयरिंग, यानी शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से ले रहे हैं। तो भेड़ के बाल क्या है, उसके शरीर से ले रहे हैं, तो इसके लिए याद रखिएगा शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग ही इसका राइट आंसर है। इस बार हमने इसमें इसलिए टिक लगा के टेलीग्राम पर डाला है कि जिससे क्या होगा, आपको अगर आप जल्दी में हैं तो वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। किस रंगाई की विधि में मोम का प्रयोग किया जाता है, तो मोम का जो प्रयोग है वो हमारा बाटिक रंगाई की विधि में किया जाता है। ठीक है, टा है यहाँ पे, आपका बाटिक रंगाई की विधि में मोम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जिस हिस्से पर रंग नहीं चढ़ाना होता है वह हम मोम की लेयर बिछा देते हैं, तो उस हिस्से पर रंग नहीं जाता। कृत्रिम रेशों के अंतर्गत निम्नलिखित कपड़े आते हैं, तो आपका कौन कौन से कपड़े आते हैं, वो नायलॉन के कपड़े आते हैं। बिना परसज्जा के, तो बिना परसज्जा के क्या है कि कपड़ा अनाकर्षक लगता है, यानी अगर उस पर परसज्जा नहीं की जाएगी तो उसका आकर्षण लगना मुश्किल है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्त्र निर्माण की विधि नहीं है, तो आपकी कौन सी वस्त्र निर्माण की विधि नहीं है, तो वो हमारी है बुनाई। नेक्स्ट चलते हैं। बुनाई क्या है, वस्त्र निर्माण की विधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तंतुओं का भाग नहीं है, तो आपका प्राकृतिक तंतुओं का भाग कौन सा नहीं है, तो वो हमारा है खनिज। यहाँ पे पूछा जा रहा है प्राकृतिक तंतुओं का भाग नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा यहाँ पे रहेगा ये। इस वाले क्वेश्चन को अगर देखें तो यहाँ पे भी क्या करा है कि आयोग ने थोड़ा सा क्या कर दिया है, इस क्वेश्चन को जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, आपको हर पेपर में ऐसे 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मगर यहाँ पे हमें टिक तो लगा के आना ही होता है, तभी तो कॉमन नंबर रहेगा। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तंतुओं का भाग नहीं पूछा जा रहा है।
अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि इसने क्या कहा है, प्राकृतिक तंतु। प्राकृतिक तंतुओं की बात करें तो प्राणिज तंतु भी उसमें आ जाते हैं, वनस्पति भी आ जाते हैं, आपके खनिज भी आ जाते हैं, आपके पादप भी आ जाते हैं। पादप को अगर देखा जाए तो ये क्या होते हैं, पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले, जैसे आपका सफेद जूट हुआ, ठीक है, आपका हेम्प हुआ, इस तरह से। और यहाँ पे प्राणिज से बात करें तो ऊन और रेशम दोनों ही प्राणिज हैं, मगर ये प्राकृतिक तंतु हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे खनिज की बात करें तो आपका एस्बेस्टस एकमात्र ऐसा रेशा है जो प्राकृतिक के साथ साथ प्राकृतिक के कॉलम में ही आता है, मगर खनिज तंतु है। अगर वनस्पति की बात की जाए तो वनस्पति में आपका कपास आ जाएगा, ठीक है। कपास प्राप्त होता है आपको वनस्पति जगत से, यानी पेड़ पौधों से। बट यहाँ पे क्या पूछा है उसने, प्राकृतिक तंतुओं का भाग नहीं है, तो क्वेश्चन की प्रवृत्ति देखते हुए हम जो आंसर रखेंगे वो रखेंगे खनिज तंतु, ठीक है। रासायनिक पदार्थों या खनिजों से प्राप्त तंतु संश्लेषित या कृत्रिम या फिर कृत्रिम तंतु कहे जाते हैं। अगर यहाँ पे ये पूछता कि प्राकृतिक तंतु हैं और यहाँ पे आता उपयुक्त सभी, तो यही आंसर हो जाता। मगर क्वेश्चन की प्रवृत्ति कुछ इस तरह की है, तो हमें जो ज़्यादा नज़दीक लग रहा है क्वेश्चन की प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग, तो वो हम लेके चलेंगे यहाँ पे आपका खनिज तंतु, क्योंकि एस्बेस्टस के अलावा और कोई खनिज तंतु नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन यांत्रिक परिसज्जा है, तो आपकी कौन सी यांत्रिक परिसज्जा है, तो वो हमारी है यहाँ पे यांत्रिक सरचा की परिसज्जा की बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा, यहाँ पे आपको याद रखना है कि मर्सराइजिंग क्या है, हमारी यांत्रिक परिसज्जा है। यहाँ पे मतलब मर्सराइजिंग भी नहीं होगा आपका। तो निम्न में से कौन यांत्रिक परिसज्जा है, तो यहाँ पे फिर ऑप्शन को आपको थोड़ा सा घुमा दिया गया है, तो अभी पूरे सब ऑप्शनों को देख लेते हैं, ठीक है। अगर मर्सराइजिंग की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि मर्सराइजिंग में होता है आपका शुद्धिकरण, यानी क्लीनिंग, यानी सफाई करनी होती है। और आपकी बात करें यहाँ पे हम मर्सराइजिंग मतलब परिसज्जा क्या होती है आपकी फिनिशिंग, यानी कपड़े को सुंदर दिखाना है, तो उसको दो भागों में बांटा जाता है, आधारभूत परिसज्जा और विशिष्ट परिसज्जा। तो अगर विशिष्ट परिसज्जा की बात करें तो मर्सराइजिंग होता है, उसमें सिकुड़न प्रतिरोधन होता है, आपका शेयरिंग अप कंट्रोल होता है, वाटर प्रूफिंग होता है, यानी जल अभेद्यता होता है, रंगाई होता है और छपाई होता है। अगर आधारभूत की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है आपका शुद्धिकरण यानी क्लीनिंग होता है, विरंजन होता है आपका, और टेडरिंग भी होता है, कैलेंडरिंग भी होता है, कैलेंडरिंग भी होता है। तो इस तरह से जो परिचर्या है उनके दो टाइप्स हैं। जब हम परिचर्या पढ़ेंगे तो उन्हें और डीपली पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसने क्या करा है कि आपको क्या दे दिया है, आपका टेडरिंग भी दे दिया है और आपका मर्सराइजिंग भी दे दिया है, जबकि इनमें से केवल एक उसे देना था। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो दोनों ही ये परिसज्जा हैं या परिसज्जा के टाइप हैं। सबसे पहले रेशम का उत्पादन हुआ था, तो सबसे पहले रेशम का उत्पादन कहाँ हुआ है, तो याद रखिएगा चीन है, चीन में रेशम का उत्पादन हुआ है। कपड़े को 10% कास्टिक सोडा में खींचकर 2 मिनट भिगाने की विधि को कहते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका मर्सराइजिंग, ठीक है, इसको मर्सराइजिंग बोलते हैं। आपका है साइको सेक्सुअल थ्योरी दी है, तो यहाँ पे सेक्सुअल जो थ्योरी है वो हमारी किसकी है, याद रखिएगा फ्राइड महोदय की है। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री के लिए आवश्यक है, तो उसके लिए क्या आवश्यक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा दूध व प्रोटीन युक्त भरपूर भोजन। बच्चों के शरीर का विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पर पोषण। पूर्व बाल अवस्था का समय होता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 2 से 6 वर्ष। गृह व्यवस्था के निर्धारक हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है मानवीय तथा अमानवीय साधन। घरेलू आय व्यय को संतुलित करने के लिए निम्न उपाय आवश्यक हैं,
तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा क्या है, यहाँ पे बजट बनाना, तभी आय और व्यय संतुलित रहेगा। पर एंजल के बजट में किस मद को नहीं लिया गया है, तो आप याद रखिएगा कि उसमें बचत के मद को नहीं लिया गया, यानी बचत के लिए कोई प्रावधान नहीं है। 3 मूल रंगों के अंतर्गत कौन से 3 रंग आते हैं, तो आपके मूल रंग कौन कौन से हैं आपके यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा नीला, पीला, लाल, ये आपके क्या है, मूल रंग हैं, जिनसे ही क्या है आपके मूल रंग के बाद फिर गौर रंग बनते हैं, यानी इनको मिलाने से अन्य रंगों का निर्माण होता है। क्योंकि रंगों के ऊपर हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य किसी प्लान के अंतिम परिणाम से है, तो यहाँ पे याद रखना है कि किसका तात्पर्य प्लान के अंतिम परिणाम से है। तो यहाँ पे प्लानिंग पहले होती है, फिर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा तो वो यहाँ पे रहेगा, आप याद रखिएगा। यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो क्या है आपका, ठीक है, अंतिम परिणाम से है। तो अंतिम परिणाम हमें कौन देता है, मूल्यांकन देता है, यानी इवैल्यूएशन देता है। डॉट डॉट पारिवारिक जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग है, तो वो हमारा महत्वपूर्ण अंग की क्या बात की जाए ह्यूमन के लिए, तो उसकी वैल्यू सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है। इकेवाना जो अभी भी आपके क्या था, टीजीटी में आ चुका है, ठीक है, याद रखिएगा टीजीटी में आ चुका है। इस पर एक पूरी वीडियो है, तो वो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। कल का हमने 2004 का जो पेपर कराया था उससे रिलेटेड हमारी 3 वीडियो थी, जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल नहीं पाई हैं, आज डाल देंगे। और आपको टेलीग्राम की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इक्केवाना पुष्प सज्जा क्या है, तो याद रखिएगा इसको हमने पूरे अच्छे से डिटेल में बताया है कि क्या कैसे सजाते हैं। तो यहाँ पे तो केवल ऑप्शन में ये पूछा है कि क्या है, तो ये जापानी पुष्प सज्जा है। अब जापानी पुष्प सज्जा ना आकर थोड़ा डीपली चला जाता है। भारतीय मानक संस्थान यानी ISI की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आपको याद रखना किस वर्ष हुई थी, तो 1947 में हुई थी। भारत कब स्वतंत्र हुआ, 1947। सजावट का सिद्धांत है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हमारा है अनुपात और अनुरूपता। योजना में व्यक्तिगत उद्देश्य निर्णयों की श्रृंखला होती है जो एक दूसरे पर निर्भर है, ये किसका कथन है, तो ये हमारा राइट जो आंसर है वो हमारा है ग्रॉस एवं कैंडल का। राष्ट्रीय बचत पत्र किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो आपका जो राइट आंसर है किसके द्वारा, तो वो हमारी पोस्ट ऑफिस के द्वारा जारी किए जाते हैं। शरीर की मास्टर ग्लैंड है, तो आपको याद रखना है कि शरीर की जो मास्टर ग्लैंड है वो कौन है, तो आपकी जो शरीर की मास्टर ग्लैंड कहा जाता है या मास्टर ग्रंथि कहा जाता है वो हमारी प्यूटरी ग्रंथि। शरीर का तापमान सामान्यतः होता है, तो आपका जो शरीर का तापमान है वो हमारा क्या होता है, तो याद रखिएगा 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और यहीं पे बात की जाए उसकी आपका केविन्स की यानी कुछ और की वैल्यू की, तो वो 37 होती है। अभी हाँ, अब याद आ गया, तो वो कितनी होती है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 37 आपका सेल्सियस होता है, ठीक है, 37 सेल्सियस होता है, ये याद रखिएगा। क्योंकि अब फ़ारेनहाइट बहुत कम पूछा जाता है, जब सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू हमारी पीछे की 6 आती है 4 की जगह। नेक्स्ट चलते हैं। एंटीबॉडीज सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो एंटीबॉडीज जो सुरक्षा प्रदान करते हैं वो किससे है, संक्रमण से। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यतः काम करता है। देखो WHO से हर बार क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। WHO की बात करें तो यह इसका जो मतलब ये अस्तित्व में आया, तो ये कब आ गया था, 1945 में। इसलिए इस बार के TGT में 1945 ही इसकी
स्थापना दिवस मानी गई है। क्योंकि इसने कार्य कब से चालू किया इससे कोई फर्क नहीं, बट इसका जो खाका था यानी उसका जो मैप था वो 1945 में बनना चालू हो गया था। तो ये किस पर कार्य करता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वह स्वास्थ्य संबंधी। आपका है नॉर्मल हीमोग्लोबिन स्तर होता है, ये इस बार भी आया था आपके टीजीटी में, उसमें पूछा गया था हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है सामान्यतः। तो इस बार की टीजीटी में इस तरह इसकी लैंग्वेज थी। तो आपको बताना है कि आपका नॉर्मल हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 13 से 15 ग्राम होती है 100 मिलीग्राम खून में, ठीक है, 13 से 15। अगर यहीं पे बात की जाए नवजात शिशु में कितनी होगी, तो नवजात में होगी 17 से 22। यहीं पे महिला की बात की जाए तो महिला में कितनी होगी 12 से 16, इसलिए क्या है ये नॉर्मल रखी जाती है 13 से 15। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। घनी बस्तियों में पेड़ पौधे, तो आपको राइट आंसर जो रहेगा वो क्या है, घनी बस्तियों में पेड़ पौधे तो आपका वातावरण को शुद्ध करते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे जहाँ भी होते हैं वो वातावरण को शुद्ध करते हैं। ऊर्जा का मूल स्रोत है, तो ऊर्जा का जो मूल स्रोत है वो हमारा क्या है, सौर ऊर्जा, क्योंकि ये प्राकृतिक ऊर्जा है। याद रखिएगा सौर ऊर्जा कैसी है, प्राकृतिक ऊर्जा है, और ये ऊर्जा का सबसे विस्तृत और विशाल स्रोत भी है मानव के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्भावस्था के दौरान कितना भार बढ़ना उचित है, तो वो हमारा कितना बढ़ना उचित है, तो वो 15 किलोग्राम, मतलब 15 किलोग्राम भार बढ़ जाता है। जैसे किसी की बॉडी में 50 है तो उसका क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। उसके भार में वृद्धि कितनी होनी चाहिए, उसके भार में वृद्धि होनी चाहिए 12 किलोग्राम। नेक्स्ट चलते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मधुमेह का एक लक्षण है तो रक्त में ग्लूकोज स्तर का बढ़ना ही, यही मधुमेह की सबसे बड़ी पहचान है। जब आप क्या करें यूरिन का त्याग करते हैं तो आपके यूरिन में क्या होता है कि क्या होता है उसमें यूरिन में आपके में शुगर आता है, तो जिसकी वजह से जहाँ भी आप यूरिन त्याग करते हैं वहाँ चैंटी चैंटा बहुत लगते हैं, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। क्योंकि आपके यूरिन पर इनका लगना ही ये बताता है कि आपके यूरिन में क्या है, शुगर की मात्रा इंक्लूड है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छी आदतें डालने का समय है, तो हम बच्चे में कब अच्छी आदतें डेवलप कर सकते हैं, तो याद रखिएगा कि अच्छी आदतों को हम बच्चों के जन्म से 5 वर्ष तक, तभी तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं बच्चा जो कुछ बनना होता है वो अपने जन्म के 5 वर्ष तक बन जाता है। तो ये वाली आदतें बच्चे की मृत्यु तक बनी रहती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। बच्चे का लिंग निर्धारण है, तो आपका पुरुष शुक्राणु के द्वारा बच्चे का लिंग निर्धारण होता है, ना कि माता के द्वारा। आपका है वीनिंग शुरू होनी चाहिए, तो आपकी ये है जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है यहाँ पे 4 से 6 माह पर। नेक्स्ट चलते, ओवम का पीरियड होता है, तो ये आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो रहेगा आपका 0 से 2 हफ्ते। टोको आपकी है टोकोफिरोल है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि टोकोफिरोल क्या है, तो यहाँ पे जो रहेगा वो हमारा विटामिन ई। ठीक है, कैरोटीन आपका क्या है, तो आपका कैरोटीन यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रोगी के लिए आहार योजना करते समय निम्न में से किस पर ध्यान दिया जाता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि किस पर ध्यान दिया जाता है, तो यहाँ पे जो रखेंगे वो हमारा है उपयुक्त सभी पर, क्योंकि आहार की प्रकृति पर, रोगी की भोजन संबंधी आदतों पर और रोग के कारण जानना। गर्भवती महिला को प्रतिदिन अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है,
तो वो हमारी होती है 300 कैलोरी की। आपको बता दें कि आपको यहाँ पे क्या है कि जो आरडीसी नई आई है 2020 वाला आरडीसी रिक्वायरमेंट, वो हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, तो वहाँ से आप वैल्यू देख सकते हैं। अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, उस पर फिर एक वीडियो बना दिया जाएगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से पाई जाने वाली ऊर्जा है, क्योंकि इस बार रेसा की आई थी तो रेसे थे 15, ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से पाई जाने वाली ऊर्जा है, तो आपका वहाँ पर ऑप्शन था 30, तो 30 वाला बिल्कुल सही था, क्योंकि अभी रेशों की मात्रा बढ़ा दी गई ही है। तो हम यहाँ पे पूछा गया 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से पाई जाने वाली ऊर्जा है, तो वो 4 है। और अगर यहीं पे होता बसा तो वो ऊर्जा का जो मात्रक बढ़ जाता वो जाता 9। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सबसे ज़्यादा अगर ऊर्जा की बात करें तो वो हमें किससे, बसा से प्राप्त होती है 1 ग्राम में। रेशा है, तो रेशा आपका क्या है, तो आपको याद रखना अपाच्य कार्बोहाइड्रेट। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है कार्बोहाइड्रेट। रतौंधी निम्नलिखित पौष्टिक तत्व की कमी से होती है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा विटामिन ए। रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक है, तो आपके क्या आवश्यक है, तो वो सही पाचन के लिए। निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे है, तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है, उसका घनिष्ठ संबंध पूछा जा रहा है, तो आपका 64 का जो राइट आंसर रहेगा वो डी, बसा से है। नेक्स्ट चलते हैं। काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है क्योंकि, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, इसीलिए ग्रीन टी पीते हैं आजकल। नेक्स्ट चलते हैं। दूध किस पौष्टिक तत्व का अच्छा स्रोत है, तो आपका 66 का जो कैल्शियम का अच्छा स्रोत है दूध में। तो दूध में क्या है कि लोहा नहीं मिलता। हार्मोन्स निकलते हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा वो है, जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा वाहिनीहीन ग्रंथि से। शरीर में पानी की कमी का कारण होता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो शरीर को पानी तथा लवण निकल जाना। फेफड़े द्वारा बाहर फेंकी गई गैस होती है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ज्वर के प्रभाव से श्वसन दर, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, बढ़ती है। आपका है कोक्लिया सहायता करता है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है वो हमारा क्या है, यहाँ पे सुनने में। श्वेत रक्त कण का कार्य है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है रोग रोधक क्षमता का प्रदान करना, रोग रोधक क्षमता प्रदान करना, ठीक है। आरबीसी का यही सबसे बड़ा रोल है कि वो क्या करती है, आपके शरीर में रोग तथा रोगाणु भक्षण करके प्रतिरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल बहुत पूछा जाता है, तो उसका जो जीवन काल होता है वो 10 से 12 दिन का होता है। नेक्स्ट चलते हैं। आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा आपका शुक्राशय में। आवश्यकताओं के अंतर्गत आते हैं, तो आपके भोजन, आश्रय और कपड़े, ये सभी आवश्यकताओं के अंतर्गत आते हैं। जल की स्थायी कठोरता दूर करने की विधि है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। नेक्स्ट चलते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है। निम्नलिखित में से किस में लोहे तत्व नहीं पाया जाता है, तो लोहा तत्व नहीं पाया जाता है, ये वाली हम वीडियो बना चुके हैं, तो वो हमारा याद रखिएगा दूध में, ठीक है। उसमें हमने बताया था कि किसी भी दूध में, चाहे वो माँ का हो, चाहे भैंस का हो, जानवरों का हो, उनमें लोहा तत्व नहीं पाया जाता है। अनुपस्थित कौन रहता है, लोहा तत्व, जबकि विटामिन सी माँ के दूध में जानवरों की अपेक्षा अधिक रहती है। किस उम्र में बीएमआर की दर कम हो जाती है,
तो आपका जो उम्र रहती है भी हमारा अंदर की दर, तो वो हमारी होती है वृद्धावस्था में बहुत कम हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन सी का तो जो फल होते हैं खट्टे फल, यहाँ पे अगर खट्टे फल मेंशन होता तो आंसर वही होता, अच्छे स्रोत हैं। प्रोटीन की इकाई है, तो हमारी यहाँ पे जो प्रोटीन की इकाई है वो अमीनो एसिड है, प्रोटीन की इकाई। संतुलित आहार का अर्थ है ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में संतुलित हों, आपकी उम्र के और आपके नीड के अकॉर्डिंग। चलिए, शरीर में प्रोटीन, तो शरीर में प्रोटीन क्या करता है? कोश का निर्माण करता है। ठीक है, जितनी भी कोशिकाओं की टूट फूट है उनका निर्माण है, ये सभी प्रोटीन का कार्य है। गर्भावस्था में कम क्रियाशील स्त्री को कितनी कैलोरीज की आवश्यकता होती है? तो किम क्रियाशील को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो 2200 किलो कैलोरीज की आवश्यकता होती है। मांसपेशियों को थकावट किसके अत्यधिक निर्माण से होती है? तो मांसपेशियां किससे? तो वो हमारा लैक्टिक अम्ल, ठीक है, इसी की वजह से मांसपेशियों में थकावट महसूस होती है। निम्न में से विषाणु जनित रोग है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा एसिड क्या है? विषाणु जनित रोग है। आपका ईसीजी किसकी सही जानकारी देता है? तो आपका जो राइट आंसर है कि ईसीजी किसकी सही जानकारी देता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है हृदय की सही जानकारी देता है। एकीकृत बाल विकास योजना किस सन में शुरू हुई थी? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा 1975 में शुरू हुई थी। एक जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपका जो राइट आंसर है वो औद्योगिक अपशिष्ट मुख्य क्या है? मुख्य स्रोत है। इनमें से कौन ऊतक है? तो आपका 89 का जो राइट आंसर है वो हमारा रक्त। मनुष्य में कितने रक्त समूह पाए जाते हैं? तो 90 का जो राइट आंसर है वो हमारा है क्या यहाँ पे कि मनुष्य में कितने रक्त समूह पाए जाते हैं? तो आपका ए और ए बी और ओ, ये क्या है? सभी मनुष्य में पाए जाने वाले रक्त समूह हैं। ही आपका हीमोफीलिया वह बीमारी है जो, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वंशानुगत गुणों के कारण होती है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है यहाँ पे देखिए 1992 के क्वेश्चन को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका से क्या है, ये अब बहुत आया, ये टीजीटी में आया, वो उसमें आया, आपके एलटी में आया है, इसलिए याद रखिए एलटी ग्रेड में यही क्वेश्चन आया था। आपका आपका स्फिंगनो आपका स्फिंगनो मैनोमीटर, इसे याद रखना, मैनोमीटर से नापा जाता है तो रक्तचाप। मोटापा किसकी अधिकता से होता है? तो वसा की अधिकता से मोटापा होता है, क्योंकि 1 ग्राम वसा में क्या होता है? 9 किलो कैलोरी होती है। कंकाल सिस्टम निम्न में से किस खनिज लवणों से बना होता है? तो आपका राइट आंसर जो रहेगा वो रहे कैल्शियम तथा फास्फोरस, इसी वजह से ये इतना हार्ड होता है। घर बनवाने संबंधी प्रोजेक्ट से कौन सी संस्था जुड़ी हुई है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा आपका हुडको, ये जुड़ी हुई है। वसा के इस्तेमाल के विषय में आजकल क्या धारणा है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा तो वो हमारा रहेगा वसा का उपयोग असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए, तो वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता। हाइपरटेंशन का कारण होता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है कि हाइपरटेंशन किसके कारण होता है? तो यहाँ पे रखिए आपका रहेगा यहाँ पे उच्च रक्तचाप, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? आपका उच्च रक्तचाप हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा 72 बार धड़कता है। लार ग्रंथियों के एंजाइम पाचन करते हैं, तो हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का।
नेक्स्ट चलते हैं, लड़कियों में किशोरावस्था की उम्र होती है, तो यहाँ पे जो रखी जा रही है लड़कियों की किशोरावस्था की उम्र, तो लड़कियां लड़कों से पहले मिच्योर हो जाती हैं, तो वो हमारी रहती है 12 से 13 वर्ष। निम्नलिखित कार्य गुर्दे से संबंधित होते हैं, तो आपका जो गुर्दा है उससे संबंधित क्या कार्य होते हैं, ये इस बार भी आया हुआ। गुर्दे पे हैवी वर्क पड़े तो गुर्दे क्या है, खराब हो जाते हैं। इसमें क्या है कि गुर्दे से संबंधित कार्य है, तो वो रक्त में यूरिया को अलग करना, यानी जो रक्त आया है उससे आपको यूरिया को क्या है, अलग करना है। थायरोइड की उपस्थिति से, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे रक्त जमता है। देखिए नेक्स्ट, देखिए थ्रोम्बिन की उपस्थिति है, तो यहाँ पे थ्रोम्बिन की उपस्थिति की बात करें तो यहाँ पे क्या रहेगा, रक्त का जमता है, रक्त जमता है इसकी उपस्थिति से। नेक्स्ट चलते हैं, मानव शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने वाला वाहक है, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन। ये क्या करता है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन को ले जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, ये पूछा जाता है। हीमोग्लोबिन में उपस्थिति है तो आयरन की या फिर लोहा तत्व की उपस्थिति रहती है। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे। अंडाणुओं का उत्पादन करता है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अंडाशय। संवातन के लिए आवश्यक है, ये हर बार पूछा जाता है कि संवातन के लिए, तो संवातन होता है हवा, जो वातावरण में हवा है उसका कमरे में आना तथा उसका बाहर जाना, यानी संवातन कमरों में खिड़कियों, दरवाजों या वेंटिलेटरों की पर्याप्त संख्या। ठीक है, मतलब सफोकेशन ना हो आपके कमरे में, अब पर्याप्त मात्रा में हवा आ रही हो। निम्नलिखित में से अग्नाशय का कौन सा स्राव सीधे रक्त में प्रवेश कर जाता है, तो सीधे रक्त में प्रवेश करके डायबिटीज के लिए जिम्मेदार होता है, तो वो होता है हमारा इंसुलिन। ठीक है, ये सीधे रक्त में प्रवेश करता है। आपको पता है कि डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में, उसी को हम डायबिटीज कहते हैं। मानव में श्वसन दर होती है, तो आपकी ये होती है 16 प्रति मिनट, क्योंकि ये इस बार आया था। यहाँ पे ये सांस लेने की वो थी 72, बट कुछ ने यहाँ किया, बट यहाँ पे कितनी होती है, 16 प्रति मिनट। श्वसन दर पूछा जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, वृक्क की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, तो आपको याद रखना है ये इस बार भी रिपीट हुआ है, यानी हर बार रिपीट होना ही होना होता है इसे, तो ये होती है नेफ्रॉन, जो वृक्क की क्या है, आपकी क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है। लाल रक्त कणिकाएं श्वेत रक्त कणिकाओं व प्लेट्स का निर्माण होता है, तो आपका राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा रहेगा अस्थि मज्जा में। ये अस्थि मज्जा क्या करती है, हमारी अस्थियों को मुलायम और स्पंजी केंद्र है जहाँ रक्त का उत्पादन होता है। निम्न देखिए कौन सा युग्म सही है, तो सही युग्म की बात करें तो बीसीजी का टीका 6 रोग में दिया जाता है, ये युग्म बिल्कुल सही है। पर हम यहाँ और युग्मों को जान लेते हैं। पोलियो को टीका पोलियो के लिए दिया जाता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका। डीपीटी, तो डीपीटी का जो टीका है वो किसके लिए, डी से डिप्थीरिया, काली खांसी और टी से टिटनेस। ठीक है, याद रखिएगा, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। आपका HBIG टीका किसके लिए, तो वो हमारा हेपेटाइटिस बी के लिए दिया जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है, तो वो विटामिन सी के अभाव में स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, मसूड़ों से ब्लड निकलना चालू हो जाता है जब ये अपने खतरनाक उसमें होता है। विटामिन ए की कमी की बात करें तो इससे रतौंधी हो जाता है। विटामिन डी की बात करें तो इससे रिकेट्स हो जाता है। विटामिन बी की बात करें तो इससे बेरी बेरी रोग हो जाता है।
स्वास्थ्य केवल रोग अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य की अवस्था है। ये कथन किसका है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा विश्व स्वास्थ्य संगठन का, WHO का। नेक्स्ट चलते हैं आपका है वाई पीड़ित वाल्व बीच में स्थित होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा, तो ये पूछा जा रहा है, तो बाएं कालिंद तथा दाएं कालिंद में स्थित होते हैं। बाइक्सा पिंड याद रखिएगा, ये दोनों कालिंद में उपस्थित होते हैं। अगर कालिंदों की बात की जाए तो ये हृदय में पाया जाता है, ये वाला सब। ठीक है, इसकी अगर हिंदी की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा? द्विदलीय। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? हृदय में। ठीक है, द्विदलीय यानी दो दल। इसकी अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इसको हम इंग्लिश में जो लिखेंगे वो हमारा रहेगा आपका बाइकास पिड। इस तरह से ये रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, महाधमनियाँ अशुद्ध रक्त ले जाती हैं। तो इस बार भी आया है ये महाधमनियाँ, तो कहाँ ले जाती हैं? आपका है यहाँ पे पल्मोनरी में। नेक्स्ट चलते हैं, घेंगा रोग में। तो घेंगा रोग में क्या है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। जो गले के पास होती है वो थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, एक पुआ सा सूजकर बाहर आ जाता है घेंगा रोग में। नेक्स्ट चलते हैं, मानव शरीर में पानी का प्रतिशत होता है। तो ये इस बार भी पूछा गया है, तो याद रखिएगा 70% होता है। गर्भधारण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? ये पीजीटी में पूछा गया है। तो आपका है फ्लूपियन ट्यूब में संपन्न होती है, जिसको बोलते हैं डिंब वाहिनियों में संपन्न होती है। जीवन के लिए आवश्यक गैस है, तो जीवनदायक गैस कौन सी है? वो हमारी ऑक्सीजन है, क्योंकि इसको जीवनदायक गैस भी कहा जाता है। और जीवनदायक नदी यानी जीवनदायक नदी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा वो गंगा नदी को कहा जाता है जीवनदायिनी। नेक्स्ट चलते हैं, शरीर में हार्मोन के स्रोत है। तो हार्मोन के स्रोत क्या है? आपका है नल वाहिनी ग्रंथियां। पसीने के साथ शरीर से, तो यहाँ क्या आता है? तो वो आता नमक का नुकसान। पसीने के साथ शरीर से नमक का क्या होता है? नुकसान होता है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है जीरो फैथलीमिया किसकी कमी से होता है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा विटामिन ए की कमी से होता है। ये आंखों से संबंधित रोग है। जीरोफैथलेमिया त्वचा तथा कॉर्निया आदि में कोशिकाओं के सूखने से उत्पन्न होता है। ठीक है, त्वचा यानी आपकी स्किन में कोशिकाएं सूख जाएंगी और आपकी कॉर्निया यानी आंखों में भी कोशिकाएं सूज जाएंगी। आंखों में कोशिका क्या होगा? सूखने से उत्पन्न होता है। इसके कारण क्या होता है? आंखें आंसू नहीं बना पाती तथा कॉर्निया में क्या होता है? सल्की भवन हो जाते हैं। आपका है बिलिरुबिन तथा आपका बिलिवर्डिन उपस्थित होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? यहाँ पे यकृत में। वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा नेफ्रॉन। अभी भी आया था, ये हर बार पूछा ही जाता है। कोशिका झिल्ली की प्रमुख शारीरिक क्रियाएं विज्ञान संबंधी कार्य हैं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर है वो याद रखना, कोशिकाओं के अंदर एवं बाहर पदार्थों के आविगम पर नियंत्रण करना। प्रकृति से सीधे तौर पर प्राप्त होने वाली विटामिन कौन सी है जिसके लिए किसी भोज्य पदार्थ की जरूरत नहीं है? तो प्रकृति से हमें सीधे प्राप्त होती है, हमें कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं खाना होता, कोई भी बाहरी स्रोत नहीं लेना होता, तो वो हमारी विटामिन डी। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इसकी अगर पीडीएफ की बात करें तो वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? अगले
एग्ज़ाम यानी 2006 का एग्ज़ाम लाएंगे पीजीटी का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट उसमें भी क्वेश्चन होंगे। क्योंकि उससे होगा क्या कि हमारी तैयारी और उनसे बेटर होगी, क्योंकि हर बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको 2 से 5 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं। तो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब तक के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।